स्टार्ट करें। बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके जो प्रोविडेंट फंड है उसके बारे में है। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। पहले हिंदी में दिया हुआ है, फिर इंग्लिश में है, तो आप कोई भी एक को देखिए और आराम से रीड कर लें। सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है श्री मोहन प्रकाश, जो क्या है, जोधपुर में एक कर्मचारी है। इज एन एम्प्लॉय। उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी मिलता है और 1,250 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिलता है। यानी बेसिक सैलरी जो है वो तो उसकी हो जाएगी 2,500 रुपये प्रति माह से लेनी है, ये यहाँ पे है। और डीए जो है वो उसका हो जाएगा 1,250 रुपये। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस 850 यानी HRA एंड 1% कमीशन ऑन सेल्स। तो कमीशन ऑन सेल्स भी अपने को दे रखा है। उसके बाद में कहते हैं गुड्स सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो माल बेचा गया टू अमाउंटेड 4 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी ये जो 1% कमीशन दे रखा है वो अपने को इस पे कैलकुलेट करना है, 4 लाख पे कैलकुलेट करना है। आगे एंड ही पेज 900 पर मंथ एज रेंट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस। और जो रेंट पे करता है वो आपके 900 रुपये प्रति माह है। तो ये HRA में आपके काम आएगा, इसलिए इसमें दिया हुआ है। आगे वे और उनका नियोक्ता, वे यानी खुद स्वयं कर्मचारी और उनका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी और डीए महंगाई भत्ते का 14% प्रत्येक भविष्य निधि में अंशदान करते हैं। यानी दोनों ही 14% पीएफ में ट्रांसफर कर देते हैं। ये रहा, ही कंट्रीब्यूटेड 14% ऑफ हिज सैलरी एंड डीए टू द प्रोविडेंट फंड टू विच द कंपनी कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट। यानी कंपनी और वो दोनों बराबर यानी 14% ट्रांसफर करते हैं। गत वर्ष के दौरान यानी इन द प्रीवियस ईयर 15% वार्षिक दर से ब्याज की राशि 9,100 भविष्य निधि खाते में जमा की गई। यानी जो ये प्रोविडेंट फंड है उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिला और वो 15% इंटरेस्ट उसको मिला है। ओके, हाँ, पर एनम। और वो अमाउंट जो थी वो कितनी थी वो भी इसमें बता दें कि 9,100 रुपये ब्याज का जमा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। यदि भविष्य निधि निम्नलिखित है, यानी अगर आपको तीनों कंडीशन दे रखी है, कौन सी, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, तो तीन आंसर अलग अलग मानते हुए देने हैं। तो हमने पीएफ का रूल पढ़ा था, उसमें हमने स्टैट्यूटरी का रूल क्या पढ़ा था, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वैधानिक भविष्य निधि सबके लिए करमुक्त होते हैं, हमेशा करमुक्त होते हैं, फ्री। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ये था कि जो एनुअल जमा होता है वो तो आपके 12% से यदि अधिक है तो अधिक वाला हिस्सा टैक्सेबल होगा। इस प्रश्न में 14% दे रखा है, 2% अपने को टैक्सेबल करना है। और इंटरेस्ट जो है वो 9.5% है, जबकि इसमें दे रखा है 15%। तो 5.5% ज़्यादा है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ये किसमें होगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी करमुक्त होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड केवल रिटायरमेंट पे टैक्सेबल होता है, ड्यूरिंग द सर्विस कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। तो पहले का और तीसरे का आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है ना, केवल चेंज होगा सेकंड वाले में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अब इस पूरे प्रश्न को अपने आराम से करते हैं, अच्छे से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलो फॉर्मेट बना लो सबसे पहले इसमें। अमाउंट के 3 कॉलम बना लें।
सबसे पहले बेसिक सैलरी नंबर 1 क्वेश्चन के सीक्वेंस में चलेगा, तो लिखिए बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी उसको 2500 रुपये पर मंथ मिलता है। 2500 इंटू 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ बेटा 30,000। वो तीनों में सेम ही रहेगा क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही है, सैलरी चेंज नहीं हो रही है। वेरी गुड। अब उसके बाद में नंबर 2 डीए। डीए कितना कहता है? 1250 रुपए पर मंथ। डीए पे स्टार लगा दो। डीए सेवा शर्तों में है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने ये सीखा है कि यदि प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें डीए को अगर इंक्लूड करते हैं तो वो डीए अंडर टर्म एंड कंडीशन जो आपके होता है उसमें आता है, यानी सेवा शर्तों के अंतर्गत माना जाता है। आप देखो इसमें लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना 14% ट्रांसफर करता है, उसमें लिखा है बेसिक सैलरी और डीए का। लिखा हुआ है ना, तो अंतर हो गया ना इस बात से। इसी से पता चला कि डीए जो है वो आपके क्या हो गया? स्टार हो गया। यानी अगर आपके प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिलाकर लिया जाता है तो ये हिंट है इस बात का कि डीए स्टार है। ओके, तो अंडरलाइन करो उसको किताब में। डीए आपके इसमें कहता है 1250 रुपए पर मंथ, मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 15,000। तीनों में सेम लिखना है, 3 अलग अलग कंडीशन है, तीनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो तीनों एक साथ आ जाएगा। अब उसके बाद में वो कहता है कमीशन ऑन सेल्स, तो वो 1% लेना है, तो नंबर 3 लिखें, कमीशन ऑन सेल्स। ओके, तो कमीशन ऑन सेल्स 1% ऑफ 4 लाख है, तो 1% ऑफ 4 लाख का मतलब 4,000 हो जाएगा। गुड, 4,000 लिखना है, तीनों ही कंडीशन। उसके बाद में अपने को लेना है HRA, तो 4th कंडीशन आप लिखें HRA, हाउस रेंट अलाउंस। उसमें आपको रिसीव्ड कितना हुआ? 850 पर मंथ मल्टीप्लाई विद 12, तो वो अमाउंट बताओ। 10,200 ये रिसीव्ड है। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि एग्जम्प्टेड कितना है, तो यहाँ पे लिखें लेस एग्जम्प्टेड और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1, यानी इसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये कैसे आता है। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। ओके, इसमें आपकी एक चीज नोटिस में ले लो, बेसिक सैलरी, डीए स्टार और कमीशन ऑन सेल्स, इन तीनों की टोटल कितनी होती है? 1, 2 और 3, 49,000 होती है। तो जो सैलरी है उसमें हम बेसिक सैलरी, डीए स्टार और कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं, उसकी टोटल 49,000 आएगी। तो ये अपने नीचे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। आप लिखिए वर्किंग नोट 1 और हेडिंग है HRA। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है ए, रिसीव्ड, तो रिसीव्ड इसे हुआ है 10,200। बी पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, एक लाइन छोड़कर थर्ड पॉइंट आप लिखते हैं। कौन सी स्टेट में रहता है ये? राजस्थान में आ गया, जोधपुर हो गया, तो लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी।
सबसे पहले सैलरी इक्वल टू लिखना पड़ेगा, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ये तीन अपने होते हैं। बेसिक सैलरी इसकी 30,000 है, DA स्टार 15,000 है और कमीशन ऑन सेल्स 4,000 है। टोटल होता है 49,000। ये सैलरी का मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? ऊपर मंथ रेंट पेड है ना, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सही बात है, तो 900 पे करता है, पर उसका यूज अभी कहाँ है? अभी आएगा ना। तो ये सैलरी इज इक्वल टू कितना हो गया? 49,000। कोई दिक्कत इसमें? अब आता है सेकंड पॉइंट। यहां तक हो गया सैलरी इज इक्वल टू। बोर्ड पे देखो, इसमें रेंट पेड यहां आता है, ठीक है? कितना पे किया? 900 इंटू 12, ठीक है? इसमें से लेस करना है 10% ऑफ 49,000। ये अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 5,900, वेरी गुड, हो गया। और लास्ट है 40% ऑफ सैलरी यानी 49,000, 19,600। ये 3 पॉइंट कैलकुलेट किए जाते हैं। यहां तक किस किस को समझ में आया? हाथ पे करे एक बार। वेरी गुड, पक्का? इन तीनों में से जो मिनिमम है वो कौन सा है? 5,900। उसको हमने हाईलाइट कर दिया। ये एग्जम्प्टेड हो जाएगा, तो इसके आगे लिख दो एग्जम्प्टेड। ओके, और इस एग्जम्प्टेड अमाउंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेस एग्जम्प्टेड। कितना है बेटा? 5,900। तो घटाने पर 4,300 तीनों स्टेज पे आ जाएगा। तो तीनों पे सेम इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो तीनों का एक ही है। कंडीशन पीएफ के लिए बदल रही है, तो केवल पीएफ के लिए आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट अपना आता है, फिफ्थ पॉइंट, प्रोविडेंट फंड। पीएफ जिसको हम बोलते हैं, पीएफ की 3 कंडीशन है। यदि वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, यदि वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, यदि वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो। तो पहला जो है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें कंट्रीब्यूशन और ब्याज दोनों ही कर मुक्त होते हैं, इसलिए आप एसपीएफ में निल लिख दो। दोबारा से बोलता हूं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ, उसमें दोनों ही चीजों का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, दोनों ही एग्जम्प्टेड होते हैं ड्यूरिंग द सर्विस, तो इसलिए निल हो गया। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो 3rd नंबर पे है, वो भी ये सेम रूल होता है। ड्यूरिंग द सर्विस क्या होता है? दोनों ही क्या होते हैं? करमुक्त होते हैं, तो यहाँ पे भी निल आ जाएगा। ये तो सॉल्व हो गया। अब बचा यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसके लिए आप लिखो वर्किंग नोट 2। तो वर्किंग नोट 2 अपने को लेना है आरपीएफ के लिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए। बाकी 2 के रूल क्लियर हो गए, तो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में आप ले लो यहाँ पे वर्किंग नोट सेकेंड। इसमें अपने को क्या करना है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आरपीएफ लिखते हैं, आरपीएफ, ये उसकी हेडिंग होगी। इसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट कितना किया है सबसे पहले ये देखना है, तो यहाँ पे लिखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, बस एक ही चीज देखनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा?
सैलरी और डीए का 14%, यही है ना? तो बेसिक सैलरी और डीए का 14%, तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए, दो ही चीजें हैं। तो बेसिक सैलरी और डीए का जो टोटल है वो आपके 45,000 आता है। चेक करो एक बार, आता है? 30,000 तो सैलरी थी और 15,000 डीए था, उसका 14% कितना हुआ? 6,300। कोई दिक्कत है बच्चों? अब उसके बाद में अपने को आगे भी लेना है ना? वो आपके आएगा इस तरीके से यहाँ पे। तो ये तो हुआ 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए, तो हमने ले लिया 6,300 लेस एग्जम्प्टेड 12% ऑफ सैलरी। लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है उसका मतलब क्या है? सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस कमीशन, ये तीन चीजें होती हैं, सही है ना? तो वो आपके हमने ऊपर पहले ही कैलकुलेट कर रखी है 49,000, तो 12% ऑफ 49,000 लेना है। कितना होता है? 5,880 घटाने पर कितना आता है? 420। कैलकुलेशन गलत ना बोले कोई भी व्यक्ति, कोशिश करे एक बार में सही बोले या ना बोले। रूल कल जो हमने रूल पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि प्रोविडेंट फंड जो होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें अप टू 12% तक एग्जम्प्टेड होता है। रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, याद नहीं होंगे जब तक वो, तब तक ये क्वेश्चन ऐसे ही बने रहेंगे। आपके लिए कल के लिए टास्क है कि कल आप सारे रूल्स एक बार वापस रिवाइज करके आए हैं, प्लस जो पिछले वीडियो हैं उनको सबको अच्छे से देखो, एक एक रूल कॉपी में नोट करो, उसको याद करो, ये इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है ये आपका टैक्सेबल पार्ट है। अब देखो इस प्रश्न की विशेष चीज क्या है पता है? जो ट्रांसफर हो रहा है वो बेसिक सैलरी और डीए दो ही का हो रहा है, जबकि रूल में सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स तीनों होते हैं। तो ये चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है। टैक्सेबल अमाउंट आ गया 420। अब ये तो हुआ केवल कंट्रीब्यूशन, क्या चीज है? लिख दो। अब अपने को लिखना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम पीएफ, आरपीएफ लिख दो। तो इंटरेस्ट में वो कहता है कि 9,100 रुपए आपके इंटरेस्ट जमा हुआ। ओके, ये कितना परसेंट था? 15% था। तो हमारा नियम जो है उसके अनुसार कितना परसेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 9.5। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो 15 में से 9.5 घटाएंगे तो 5.5 आ गए ना। बात तो वही है लिखने की, पर आपको रूल बताया कि 5.5 कहाँ से आएगा। नियम ये कहता है कि 9.5% से ज्यादा यदि ब्याज है तो अधिक वाला हिस्सा वहां पे भी टैक्सेबल होगा। तो आप इसे सॉल्व करें, कितना होता है? 3,337। इसको भी बॉक्स में बंद करना। ये आपके क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पूरा रूल भी यहाँ पे आ गया आरपीएफ का, कि अगर कंट्रीब्यूशन 14% से ज्यादा हो एम्प्लॉयर का, केवल एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का तो अपने आप टैक्सेबल हो जाता है, और दूसरा ब्याज यदि 9.5% से ज्यादा हो तो अधिक वाला हिस्सा टैक्सेबल होगा, और सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स होता है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?
आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों अमाउंट टैक्सेबल हो गई, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। इसका एक हिस्सा तो हो गया आपके, यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन, और दूसरा हो गया इंटरेस्ट। ये वर्किंग नोट नंबर 2 से हमने ले रहे हैं, इसलिए इसके रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन तो कितना था 420, और इंटरेस्ट कितना आया 3337। बस अब आपके चूंकि बाकी दोनों टैक्स फ्री ही हैं, उनमें तो हम पहले ही नील लिख चुके हैं, तो अब अपने को टोटल लगानी है। टोटल लगाओ, पहले की कितनी आती है 53,300, और इसमें टोटल कितनी आती है 57,057, 57,057, और लास्ट में वापस सेम आएगा 53,300। ये आपके ग्रॉस सैलरी होगा। इतना ही सवाल है, ये आपका आंसर हो गया। और आप देखें कितना इजी रहता है, रूल्स आपको पक्के होने चाहिए। ये इसका बेस है, इनकम टैक्स में जितने भी रूल्स हैं वो सारे आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो दिक्कत क्या होगी, ये क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में पूछा जाता है, 8 नंबर की कैलकुलेशन में, और मेरे हिसाब से समझाने में तो टाइम लगता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है ये सवाल। इसमें आपने मुख्य रूप से जो चीज सीखी वो थी, एक तो HRA, वो तो मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे से आने लगा। दूसरा हो गया आपकी PF, PF में भी RPF इंपॉर्टेंट होता है, वो आ गया है ना। बाकी दोनों तो टैक्स फ्री होते हैं, तो उसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। RPF में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कितना परसेंट, 12% से अधिक टैक्सेबल, और इंटरेस्ट 9.5% से अधिक टैक्सेबल। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिखा है, मिस्टर एक्स इज an employee getting a monthly salary of 4,500 plus a dearness allowance of 500 per month। यानी मिस्टर एक्स 4,500 रुपए प्रति माह का वेतन एवं 500 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता प्राप्त करने वाला कर्मचारी है। उनको उनकी द्वारा की गई बिक्री पर 1% कमीशन भी प्राप्त होता है। He gets 1% commission also on the sales made by him। ठीक है, गत वर्ष में उनके द्वारा की गई बिक्री 6 लाख रुपए की थी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल्स मेड बाय हिम अमाउंटेड टू 6 लाख रुपीज। वह अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 14% प्रोविडेंट फंड में देते हैं। यहाँ पे वापस सेम कॉमन बात है, बेसिक सैलरी और DA का 14% किसमें देते हैं, प्रोविडेंट फंड में देते हैं। तो ही कंट्रीब्यूट 14% ऑफ हिज सैलरी and dearness allowance to the provident fund to which his employer contributes an equal amount. Interest credited to the provident fund is 15% per annum। सेम है, पिछले प्रश्न में भी परसेंटेज भी सेम था और ये भी सेम है। And which amounted to 3,000। पिछले प्रश्न में 9,100 था, इसमें 3,000 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रूल सेम है। आगे उनको 1,600 रुपए प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता, यानी HRA भी है इसमें, है ना। तो HRA कितना मिलता है 1,600 रुपए पर मंथ। उसने अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान का किराया 2,000 रुपए प्रति माह दिया है। जो रेंट वो पे करता है वो कितनी है 2,000 रुपए प्रति माह है। 2020-21 के कर निर्धारण वर्ष के लिए उनकी वेतन शीर्षक से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए यदि प्रोविडेंट फंड प्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो। पिछला प्रश्न था, उसमें 3 सेगमेंट थे, इसमें केवल एक सेगमेंट ही पूछा है। क्वेश्चन सारा सेम है, कोई अंतर नहीं है, और इसमें RPF है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी जो बीच वाला कॉलम हमने किया था वो सेम क्वेश्चन आपके इसमें है। और ये पेपर में आया हुआ है, आंसर यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, इसे आप होमवर्क लिख लें। ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लें, हो जाएगा बच्चों। आंसर दिया हुआ है तो आपको मैच भी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, श्री डी के गोयल ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, अंडरलाइन कर लें, नहीं आते हैं। मतलब अपने ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है और लागू नहीं होता है, दो बातें हमने सीखी थी। तो यहाँ पे लागू नहीं होता है वाला है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, उसमें वो सर्विस कितना कहता है, 34 वर्ष 9 माह और 23 दिन की सेवा के उपरांत 23 जून 2019 को सेवानिवृत्त होने पर 5,76,000 रुपए ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। ठीक है, उन्होंने सबसे अंत में निम्नलिखित कुल वेतन प्राप्त किए, यानी जब वो रिटायर हुआ उस समय उसकी सैलरी थी, मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 31,200 प्रति माह, महंगाई भत्ता 7,200 रुपए प्रति माह स्थायी, मूल वेतन 1,200 रुपए प्रति माह की वार्षिक वृद्धि, यानी हर साल कितना बढ़ता है, 1,200 रुपए प्रति माह वार्षिक वृद्धि, यानी एनुअल इंक्रीमेंट हो गया। ये देखो यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट इन द बेसिक सैलरी इज 1,200 पर मंथ आगे, और वो कब होता है, 1 जनवरी को ऐसा होता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में ग्रेच्युटी की कितनी राशि कर मुक्त होगी बताना है, यानी अपने को एग्जम्प्टेड अमाउंट बतानी है। व्हाट इज द एग्जम्प्टेड अमाउंट, क्लियर? तो सबसे पहले आप रूल देखो इसका, ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं होने पर क्या रूल अप्लाई होता है, जल्दी से आप एक बार इसको यहाँ पे देख लो, मेरे साथ देख लो। ग्रेच्युटी, अपने को ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करनी है और अपने को ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। सैलरी कितनी दे रखी है वो अपने को निकालनी है। सैलरी पर मंथ कितनी है, तो सैलरी कितनी दे रखी है, 31,200, ये लास्ट सैलरी उसको रिसीव, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसको क्या हुआ, इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट कितना है, 1,200 रुपए पर ईयर, हर ईयर उसके बढ़ता है, और वो कब बढ़ता है, 1 जनवरी, हर जनवरी को 1,200 रुपए प्रति माह से बढ़ जाता है, पर साल में एक बार बढ़ता है, गणित ये, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट लिखा है बेटा, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंट 1,200 रुपए लगता है, और इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जो एक बार लगे फिर वो हर महीने मिलेगा, ठीक है। तो प्रति वर्ष कितना बढ़ता है, 1,200 बढ़ता है, और तारीख कौन सी है, 1 जनवरी। और इसमें अपने को क्या चीज दे रखी है, डीए है क्या, डीए कितना मिलता है, कितना, 7,200 फिक्स। इसका मतलब डीए जो है वो सेवा शर्तों के अधीन नहीं आएगा, डीए सेवा शर्तों में नहीं है, यहाँ पे लिख दो, डीए सेवा शर्तों में नहीं है। अब अपने ग्रेच्युटी का रूल देखो, 1972 वाला अपने कॉपी में आपने लिखा होगा, है ना। तो 1972 लागू नहीं होता है, तो ए पॉइंट क्या है बोलो, लिखें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी सबसे पहला पॉइंट हमें कितना मिला, तो किताब में देखो कितना है, 5,76,000 पूरा है, ये हमें रिसीव हुआ। बी पॉइंट क्या है, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम कितना होता है, 20 लाख, वेरी गुड। और थर्ड मेन रूल यहाँ पे आता है, तो थर्ड रूल क्या है, 1/2। हाँ, तो इसमें आपके देखो, एक तो सर्विस पीरियड लेना होता है, तो सर्विस पीरियड में 6 महीने को लेना है या नहीं लेना, पहले ये तय करो। तो यहाँ पे देखो सर्विस पीरियड क्या लिखना है, सर्विस पीरियड कंप्लीटेड लेना है, क्या लेना है, तो कंप्लीट
अब उसमें आपके आता है एवरेज सैलरी, है ना, और 1/2 आता है। तो यहाँ पे पहले 1/2 लिख दो, यानी 15 दिन का वेतन। 15 दिन को हमने क्या लिखना होता है, 15/30। तो 15/30 नहीं लिख के हम उसको 1/2 लिखते हैं इनटू एवरेज सैलरी। ये इतना सा पॉइंट आपको बस याद रखना है, एक पॉइंट ग्रेच्युटी कंप्यूटेशन के लिए। मैंने आपसे कहा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी होता है एवरेज ऑफ, आवाज नहीं करे बेटा, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी। एवरेज सैलरी कभी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है ना, एवरेज मंथली सैलरी 10 महीनों के एवरेज लेते हैं। अच्छा, सैलरी में इसमें होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार, है ना, कमीशन ऑन सेल्स इसमें है नहीं, डीए स्टार भी है नहीं, तो है क्या, केवल बेसिक सैलरी है। तो यहाँ पे सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ये तो रूल है। अब हमारे पास ना तो डीए स्टार है ना कमीशन है, तो लेना केवल क्या है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी पिछले 10 महीनों की। तो ये रिटायर कब हुआ, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, हाँ, जून 2019। 23 जून 2019, ठीक है। हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो कितना होता है, 19-20। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी लिख ले। तो प्रीवियस ईयर आपका हो गया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो ये इस ड्यूरेशन में रिटायर हो गया 2020 से, इस ड्यूरेशन में रिटायर हुआ, ठीक। जनवरी को इसकी तनख्वाह चेंज होती है। आज उसकी तनख्वाह कितनी है, 31,200 आज है ना। टुडे का मतलब हो गया जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, 23 जून को। ये 31,200 में 1200 रुपए बढ़े थे, ये हमें पता है। वो कौन सी तारीख को बढ़े थे, 1 जनवरी को। तो जनवरी से अब तक कितने महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जून तो लेना नहीं है, जून में तो वो रिटायर हो गए। तो 5 महीने उसकी सैलरी ये थी। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी जनवरी, जैन टू मई, वो तो है आपके 31,200 इंटू 5, कितना होता है, 1,56,000। ये तो 5 महीने की आ गई। इससे पहले 5 महीने की आती, तो ऑब्वियस है जनवरी को 31,200 हुई तो 1200 बढ़ी भी थी, तो उससे पहले 1200 कम थी। इसका मतलब क्या था कि इससे पहले 1200 कम थी। तो उससे पहले के 5 महीने कौन से हुए, उल्टे क्रम में चलो, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सैलरी जो है वो अगस्त टू दिसंबर, ये 5 महीने जो इसकी सैलरी है वो 30,000 थी। तो ये कितनी हो गई, 1,50,000। हमें 10 मंथ सैलरी चाहिए पहले। भाई कोई भी चीज का एवरेज निकालना है तो पहले 10 मंथ का तो लेंगे ना। तो 10 मंथ कैसे निकाला कि आज की सैलरी उसकी 31,500 है, वो जनवरी में बढ़ी थी। तो 5 महीने तो इस साल के हो गए, जनवरी के बाद के। तो इससे पहले के भी 5 महीने लेने, तो इससे पहले 5 महीने तो 3 आपके 1200 कम थी ना, तो वो 30,000 से आ गई। अच्छा तरीका है कैलकुलेट करने का, समझ में
में भी आता है, और मैंने मंथ लिख दिए हैं तो उससे आपको पता भी चल जाएगा। तो अब टोटल कितना हुआ? 30 लाख। ये आपके हो जाएगा 3,06,000। इसमें आपको डिवाइड करना है 10 से, तो कितना हो जाएगा? 30,600। जो हमारी एवरेज सैलरी है ना, 10 मंथ एवरेज, वो कितना आया? 30,600 रुपए। ओके, ये और ये जोड़ो कैलकुलेटर पे, एक 56 और एक 50, 3,06,000। तो 3,06,000 10 महीने की है, एवरेज निकालना है तो 10 का भाग देना है, 30,600 आ जाएगा। क्लियर? 10 मंथ एवरेज सैलरी, मतलब सैलरी का मतलब हमारे पास अब एक ही है, वो है 30,600। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, ये थर्ड पॉइंट कैलकुलेशन के लिए पीछे वर्किंग नोट किया था। सर्विस पीरियड CC यानी कंप्लीटेड लेते हैं, तो इसकी नौकरी थी 34 साल 9 महीने 23 दिन। तो 9 महीने 23 दिन छोड़ देंगे, क्योंकि कंप्लीट सर्विस तो हुए 34 साल, तो 34, ये 34 ईयर्स है, इंटू 1/2 रूल में है, यानी 15 दिन की सैलरी, इंटू एवरेज सैलरी है 30,600। ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए तो वर्किंग नोट बनाया था पीछे। तो कितना आता है इसके कैलकुलेशन? 5,20,200। ये 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों में से जो भी कम है वह कर मुक्त होगा। तो कम कौन सा है? ये कम है, तो ये कम है, तो ये क्या हो गया? एग्जम्प्टेड, क्योंकि ये कम है। ओके, तो जो कम होता है वो एग्जम्प्टेड होता है। तो ये आपके एग्जम्प्टेड अमाउंट आ गई, और आपके आंसर भी यही हो गया, कर मुक्त राशि बराबर कितना हो गया? 5,20,200। ये इसका आंसर भी है, दिया हुआ है। ये तरह सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं होने पर जो कैलकुलेशन होती है वो याद हो गई होगी। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। प्राप्त राशि 20 लाख रुपए अधिकतम, और सर्विस पीरियड कंप्लीटेड इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। ठीक, एवरेज सैलरी का मतलब होता है 10 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक, 10 मंथ एवरेज सैलरी का मतलब जिस दिन वो रिटायर हुआ उससे जस्ट पहले के 10 महीने लेने होते हैं। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, DA स्टाफ, कमीशन ऑन सेल्स होता है। इस प्रश्न में DA है, लेकिन वो सेवा शर्तों में नहीं है, क्योंकि कुछ न लिखा हो, कोई हिंट न हो, इसका मतलब वो सेवा शर्तों में नहीं है। तो DA सेवा शर्तों में नहीं है। कमीशन ऑन सेल्स इस प्रश्न में नहीं है। तो केवल एक ही चीज थी, वो थी सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में इस प्रश्न में कहा हुआ था कि आपके 1,200 रुपए पर ईयर बढ़ती है, इंक्रीमेंट 1,200 रुपए पर ईयर लगता है, फिर वो पर मंथ मिलते रहते हैं। जैसे 30,000 थी, 30,000 से 31,200 हुई, अब उसके बाद में हर महीने 31,200 मिलेगा। तो इंक्रीमेंट एनुअल होता है, इसलिए उसको 1,200 लिखा, यानी साल में एक बार, फिर वो इतना ही मिलेगा। जैसे आप अपने पे सोच के देखो, आपकी तनख्वाह 10,000 है, मैं आप लोगों से कहता हूँ बेटा मैं इस 1 जनवरी से आपके 1,000 रुपये बढ़ा दूंगा, तो अब आपकी तनख्वाह क्या हो जाएगी? 11,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। समझ में आती है बात? तो इंक्रीमेंट में उलझना नहीं है। इंक्रीमेंट 1 टाइम होता है इन ईयर। अब उसके बाद में हमने इस पर 10 महीने निकालने थे, तो 5 महीने तो जनवरी के बाद के हो गए, और 5 महीने जनवरी से पहले के हो गए। क्लियर? अगर मान लो ऐसा होता कि जनवरी के बाद के 3 महीने होते, तो पीछे कितने महीने जाना पड़ता? 7 महीने जाना पड़ता। तो ये गणित इस तरीके से पिछले 10 महीनों के निकाल दिए। कोई दिक्कत कर रहे? किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें एक बार। वेरी गुड। तो ये आपका क्वेश्चन हुए दोनों आज के।